कभी सोचा है कि भारतीय सेना के लिए टैंक, लड़ाकू विमान या फिर बड़े-बड़े जहाज कैसे खरीदे जाते हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी देश की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो चलिए आज हम इसी जटिल दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई अमेज़न पर कुछ ऑर्डर करने जैसा तो है नहीं, है ना? हर एक खरीद के पीछे एक बहुत लंबी और बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ बात सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो पूरा मिशन है वो समझिए इसी एक वाक्य में छिपा है। मतलब सीधा सा है कि अगर एक छोटा सा पुर्जा भी गलत आ गया या समय पर नहीं आया तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ सकती है और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी सेना की तैयारियों पर। तो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता कौन है? वो है ये दस्तावेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2018। ये एक तरह का डिटेल्ड रोड मैप है जो ये पक्का करता है कि हर कदम निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और कुशल हो। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हर बड़ी खरीद एक छोटी सी जरूरत से ही शुरू होती है, लेकिन सेना की एक जरूरत को एक ऑफिशियल मांग में कैसे बदला जाता है, ये इस प्रक्रिया का पहला और शायद सबसे अहम चरण है। ये सब कुछ शुरू होता है नेट डेफिशिएंसी की गिनती के साथ। इसे ऐसे समझिए जैसे अपने घर की रसोई। हम देखते हैं कि बनाना क्या है, हमारे पास पहले से क्या क्या सामान है और बाजार से और कितना लाना है। ये कोई अंदाज़ा नहीं है, ये एक बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन है। तो जैसे ही ये नेट डेफिशिएंसी पता चलती है, अगला कदम होता है कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी यानी CFA से मंजूरी लेना। वो उस खर्चे को ऑथोराइज करते हैं। इसके बाद एक डिटेल्ड टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होता है और फिर उसे सप्लायर्स के लिए पब्लिश कर दिया जाता है ताकि वो अपनी बोली लगा सकें। अच्छा, अब हर खरीद एक जैसी तो होती नहीं है। मोटे तौर पर दो कैटेगरीज हैं, MTO और COTS। MTO यानी मेड टू ऑर्डर वो आइटम्स हैं जो खास तौर पर सेना के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे किसी खास टैंक का इंजन। वहीं दूसरी तरफ COTS यानी कमर्शियली ऑफ द शेल्फ वो प्रोडक्ट्स हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कंप्यूटर या ट्रक के टायर। इनकी खरीद काफी आसान होती है। सही सप्लायर ढूंढने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला है OTE यानी ओपन टेंडर, जिसमें कोई भी बोली लगा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो। दूसरा है LTE लिमिटेड टेंडर, जो सिर्फ पहले से रजिस्टर्ड और भरोसेमंद फर्मों के लिए होता है और अक्सर अर्जेंट ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है GEM यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जो स्टेशनरी या फर्नीचर जैसी आम चीज़ों के लिए अब ज़रूरी कर दिया गया है। ठीक है, तो टेंडर पब्लिश हो चुका है और देश भर से सप्लायर्स ने अपनी बोलियां यानी बिड्स भेज दी हैं। अब शुरू होता है इस खेल का सबसे रोमांचक और सबसे जरूरी हिस्सा, सही पार्टनर का मूल्यांकन और उसका चुनाव करना। यहाँ पे लक्ष्य सिर्फ सबसे सस्ता माल खरीदना नहीं है, बल्कि बेस्ट वैल्यू खोजना है। इसका मतलब है कि क्वालिटी, भरोसा और कीमत के बीच एक सही बैलेंस बनाना। हो सकता है सबसे सस्ता ऑप्शन सबसे अच्छा ना हो, और हाँ, निष्पक्षता यहाँ सबसे ऊपर है। इसके लिए आमतौर पर 2 बिड सिस्टम अपनाया जाता है। इसको 2 दरवाजों की तरह समझिए। पहले सभी टेक्निकल बिड्स खोली जाती हैं। यहाँ सवाल एक ही है, क्या प्रोडक्ट हमारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है? जो सप्लायर इस पहले दरवाजे को पार कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं की फाइनेंशियल बिड्स खोली जाती हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा फैसला आखिर लेता कौन है? ये काम होता है टेंडर परचेज कमेटी यानी TPC का। ये एक एक्सपर्ट पैनल है जो जजों की तरह काम करता है। वो हर बोली को बहुत ध्यान से जांचते हैं और फिर विनर की सिफारिश करते हैं। TPC की असली ताकत उसके कंपोजिशन में है। इसमें सिर्फ खरीद के एक्सपर्ट ही नहीं होते, इसमें CFA के चेयरमैन होते हैं, उस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि होते हैं जो असल में उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर यानी IFA के सदस्य भी होते हैं। ये एक 360 डिग्री व्यू पक्का करता है, जहां हर पहलू पर गौर किया जाता है। एक बार जब TPC विनर की सिफारिश कर देती है, तो अब वक्त आता है इस फैसले को एक कानूनी तौर पर पक्के समझौते में बदलने का, यानी सौदे पर मोहर लगाने का। ये सिर्फ एक और बिजनेस डील नहीं है, ये राष्ट्र के नाम पर एक कमिटमेंट है। हर कॉन्ट्रैक्ट पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो इसके जबरदस्त महत्व और अधिकार को दिखाता है।
कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर एक ऑप्शन क्लॉज होता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। मान लीजिए सेना को 100 ट्रक पसंद आए। ये क्लॉज सरकार को भविष्य में उसी सप्लायर से उन्हीं शर्तों पर और ट्रक खरीदने की इजाजत देता है, वो भी बिना पूरी टेंडर प्रक्रिया दोहराए। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। और हाँ, ये जो ऑप्शन क्लॉज है, ये आमतौर पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की क्वांटिटी के 25% तक ही सीमित होता है। तो अगर 100 ट्रक खरीदे गए थे, तो 25 और ट्रक बिना किसी नई प्रक्रिया के खरीदे जा सकते हैं। एक और ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट है रेट कॉन्ट्रैक्ट या आरसी। ये उन चीज़ों के लिए होता है जिनकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, जैसे कि खास तरह के नट और बोल्ट। एक सप्लायर 1 साल के लिए एक फिक्स्ड रेट पर सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर देश भर की अलग अलग फैक्ट्रियां सीधे उसी सप्लायर को ऑर्डर दे सकती हैं। ये प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना रेस का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। अब हम आखिरी दौर में हैं, जहां कॉन्ट्रैक्ट को उसके अंजाम तक बहुत सावधानी से मैनेज किया जाता है। अब सारा ध्यान एग्जीक्यूशन पर है। क्या सामान समय पर पहुंचा? क्या उसकी क्वालिटी वैसी ही है जैसी बताई गई थी? क्या सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है? यहाँ पर जवाबदेही ही सब कुछ है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर डिलीवरी में देर हो जाए? सेना की तैयारियों में देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो समय पर डिलीवरी को पक्का करने के लिए क्या सिस्टम है? यहीं पर लिक्विडेटेड डैमेजेस या एलडी का कॉन्सेप्ट आता है। ये देरी के लिए एक पहले से तय किया गया जुर्माना है। ये सप्लायर्स को डेडलाइन का सख्ती से पालन करने के लिए एक मजबूत वजह देता है, क्योंकि हर दिन की देरी का मतलब है उनकी जेब से पैसा कटना। तो होता क्या है, आमतौर पर हर हफ्ते की देरी के लिए लेट हुए माल की कीमत का 0.5% जुर्माना लगता है। मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का माल 1 हफ्ता लेट होता है, तो सप्लायर को 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये देरी के असली फाइनेंशियल असर को दिखाता है और जवाबदेही तय करता है। और ये हमें इस पूरी प्रक्रिया के दिल में मौजूद एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा सुरक्षित रहे और प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की अर्जेंट जरूरतें कभी-कभी लचीलेपन और तेजी की मांग करती हैं। इसी नाजुक संतुलन को साधना ही रक्षा खरीद की सबसे बड़ी चुनौती है और उसकी